ओके चलिए शुरू करेंगे भाई क्लास 12 फिजिक्स का एक नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक आपने 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में पहले इलेक्ट्रिसिटी के 3 चैप्टर पढ़े, फिर आपने मैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर पढ़े और वहाँ पे आपने सीखा कि ऑस्टेट के कुछ एक्सपेरिमेंट थे, एम्पियर के कुछ एक्सपेरिमेंट थे और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ होता है, राइट। ओके तो एकदम नेचुरल सा क्वेश्चन है कि क्या इसका उल्टा पॉसिबल है? अगर मूविंग चार्जेस से समझो, अगर मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिज्म बनता है तो क्या मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिक करंट बन सकता है? राइट। क्या ब्रह्मांड जो है या भगवान जो है उन्होंने दोनों के साथ न्याय किया है? ओके तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली यस, और इसी के बारे में हम इस पूरा चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। और 12th स्टैंडर्ड का सबसे इजी चैप्टर फिजिक्स का यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे इजी चैप्टर 12th में फिजिक्स में कोई नहीं है। ओके चलिए तो मैं फर्स्ट स्टेटमेंट लिखूंगा, मूविंग चार्जेस that is electric current. Electric current produce magnetic field or you can say magnetism. Then can moving magnets also produce electricity? The answer of this question is yes, and that phenomena is called as electromagnetic induction. तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे? इस पूरे चैप्टर में हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या करने वाले हैं? करंट जनरेट करने वाले हैं और उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हियर मूविंग और यू कैन से varying magnetic field can produce EMF, electromotive force, or you can say it produce electric current, and that phenomena is called as electromagnetic induction। ठीक है चलिए बच्चों, इसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने। ओके चलिए, इट वाज फाउंड बाय द साइंटिस्ट फैराडे। चलिए 2-3 एक्सपेरिमेंट करने हैं हमें। ओके लेट्स स्टार्ट विद एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, राइट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है बच्चों? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको एक कॉइल लेना है। लेट्स से दिस कॉइल इज हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, राइट। दिस इज द कॉइल of conductor, this can be any conductor, and we are going to put this coil along with a galvanometer। हम यहाँ पे रखेंगे गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर तुरंत ही इंडिकेट करेगा अगर कोई भी करंट हुआ, अगर सर्किट में कुछ भी मूवमेंट हुआ चार्ज का, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा। चलिए हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट को पास में लाएंगे। इस तरह से हम बार मैग्नेट को पास में रखेंगे। हमें इतना पता है कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल के साथ एसोसिएट होने वाला है, राइट। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ एसोसिएट हुआ भाई? वो एसोसिएट हुआ इस कॉइल के साथ। अब जब बार मैग्नेट स्टेशनरी है ना, तब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाला नहीं है। तो जब बार मैग्नेट स्टेशनरी है तो इट वाज फाउंड दैट कि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। बट जैसे ही ये बार मैग्नेट को मूवमेंट कराया गया, अगर ये बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाया गया तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। सिमिलरली अगर ये बार मैग्नेट को इससे दूर ले जाया गया तो भी डिफ्लेक्शन हुआ, बट दैट डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। इसका मतलब ये है कि जब भी बार मैग्नेट को और कॉइल को रिलेटिव मोशन कराया, क्या कराया? रिलेटिव मोशन। सिमिलरली आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और कॉइल को आगे पीछे ले जाओ तो भी यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, राइट। मतलब यहाँ पे बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हुआ ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो, राइट। तो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे बच्चों एक्सपेरिमेंट के बाद। आप एक्सपेरिमेंट को स्टेटमेंट अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं कंक्लूड लिखूंगा यहाँ पे उसका कि रिलेटिव मोशन between bar magnet and
coil produce EMF in the coil and the galvanometer shows deflection. ठीक है, चलिए अब अगर आप ऐसा करोगे बच्चों कि ये मैग्नेट के एंड्स को चेंज कर दो, मैग्नेट को घुमा दो और उसके बाद मैग्नेट को पास लाओ तो डिफ्लेक्शन वापस होगा, बट दैट डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन. आप नॉर्थ को पास में लाओगे तब जो डिफ्लेक्शन होगा, उसके कंपेयर में आप साउथ को पास में लाओ घुमा के तब जो डिफ्लेक्शन होगा, दैट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं इसके बाद के ही प्रिंसिपल का, दैट इज कॉल्ड एज अ लेंज लॉ. वो हम सीखेंगे राइट, कि किस तरह से किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होना है, वो कैसे सीखना है हमें. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे बच्चों. अगर हमने यहाँ पे कॉइल ही रखा है, सी दिस, and this coil is connected with the galvanometer again, okay, और यहाँ पे अब हम बार मैग्नेट नहीं रखेंगे. let us say there is some other current carrying coil, right, which is connected with the battery, राइट. तो डेफिनेटली बैटरी की वजह से इसमें से क्या जाएगा, करंट जाएगा, एंड दिस विल बिहेव एज अ सोलेनॉइड. करंट कैरिंग कॉइल क्या कहते हैं उसको, हम सोलेनॉइड कहते हैं. और सोलेनॉइड का भी खुद का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट. तो सोलेनॉइड का यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. हमने लास्ट चैप्टर में देखा है कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट. ओके, तो यहाँ भी अगर आप रिलेटिव मोशन कराओगे इन दोनों के बीच में, इसको स्टेडी रखो, इसको आगे पीछे ले जाओ, राइट, या फिर इसको स्टेडी रखो, इसको आगे पीछे ले जाओ, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आपको दिखेगा. आपको यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन दिखने वाला है. यू विल बी एबल टू सी डिफ्लेक्शन हियर, राइट. क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, कॉइल के साथ लिंक हुआ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा जैसे आप रिलेटिव मोशन कराओगे तुरंत ही, राइट. ओके, चलिए फिर एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि अगर वापस आपने कॉइल रखा विद द गैल्वेनोमीटर, राइट, एंड अगेन यू आर कीपिंग अदर कॉइल, इसके साथ एक स्विच है, इसके साथ एक स्विच है, राइट. अब इट वाज ऑब्जर्व दैट कि जैसे ये स्विच को आप बंद करोगे मतलब करंट चालू होगा सर्किट में, राइट. एट द मोमेंट व्हेन यू टैप द की देयर विल बी डिफ्लेक्शन हियर, ओके. द मोमेंट एज सुन एज यू विल टैप द की, नाउ आई एम नॉट डूइंग एनी रिलेटिव मोशन, मैं रिलेटिव मोशन नहीं कर रहा हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह पर ही है, दोनों अपनी अपनी जगह पर ही है. आपको खाली क्या करना है, ये की को टैप करना है. जैसे आप की को टैप करोगे क्या होगा, यहाँ पे करंट चालू होगा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ जुड़ेगा. तो पहले इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जैसे यहाँ पे आपने की को टैप किया इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ. पहले जो जीरो था अब वो लिंक हुआ, राइट. ओके, इफ यू कीप दिस करंट कांस्टेंट, अगर आपने यहाँ पे करंट को कांस्टेंट रखा, यू विल सी कि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट. बिकॉज जब करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं होने वाला है. एज सुन एज यू विल ओपन द की अगेन, करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो इसके साथ भी जो मैग्नेटिज्म जुड़ा हुआ है वो भी जीरो हो जाएगा, राइट. मतलब मैग्नेटिज्म वापस चेंज हुआ, जो पहले लिंक था वो जीरो हो रहा है, राइट. ओके, तो एट दैट मोमेंट ऑल्सो यू विल सी कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट दैट डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ओके, तो चलिए दोनों एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हैं. यहाँ पे भी जो रिलेटिव मोशन है between these two coil produce EMF, ओके, मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा. यहां पे the moment the key is tapped, the key K is tapped on or off, this galvanometer shows deflection. Right, the galvanometer shows the deflection, right. And for steady current, let me give it name as coil 2 and coil 1. For steady current in coil 2, there is no deflection in coil 1, there is no deflection of galvanometer, क्योंकि steady current के लिए magnetic field change नहीं होगा, there is no deflection of galvanometer, राइट. तो एक बात आप समझ लो बच्चों कि करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट प्रोड्यूस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन इंपॉर्टेंट है. मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड वेरी होना चाहिए.
किसी भी कंडक्टर के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी होता है ना, तब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब ये ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, बस यही हमें सीखना है, दैट इज द फैराडेज लॉ। फिर ईएमएफ किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा वो हम सीखेंगे, दैट इज द लेंज लॉ, राइट। ओके, इस पूरे चैप्टर में 2-3 ही थियरी है जो एग्जाम में पूछी जाती है बार बार, राइट। चलिए पहले इतना आप कॉपी कर लेंगे। नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट कि अगर दो कॉइल के एक्सिस पे एक आयरन का बार रख दिया गया ना, अगर यहाँ पे आपने एक आयरन का बार रखा ना दो कॉइल के एक्सिस के ऊपर, राइट, तो इट वाज फाउंड दैट कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो पहले के कंपेयर में ज़्यादा हुआ। क्यों? बिकॉज बहुत सिंपल सी बात है, आयरन जो है बच्चों वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी एबिलिटी है मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करने की। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक आयरन रॉड रखोगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिंक होने वाला है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन मटेरियल, इट्स अ गुड कैरियर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए अब सवाल है कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो उसका जवाब निकालने के लिए आपको पहले समझना है मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ आई नो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है वो आपको पता ही है। ओके, यू ऑल आर स्मार्ट इनफ। मैग्नेटिक फ्लक्स आपने ऑलरेडी किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। ओके, तो लेट अस कंसिडर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड B. Let's say there is a uniform magnetic field and there is some area. Let's say the area is placed somewhere like this. Let's say this area is A. Okay, so the area vector is always perpendicular to the area. तो अगर आपको एरिया ऐसे दिख रहा है ना, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, उसको परपेंडिकुलर होगा। दिस इज द एरिया वेक्टर एंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा, राइट। तो इस एरिया के साथ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है बच्चों, दैट फॉर्मूला इज B डॉट A, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, फ्लक्स इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing from given area perpendicular to the area, right। और उसका फॉर्मूला है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू B डॉट A। क्या फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का? फॉर्मूला है B डॉट A। जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में था E डॉट A, इसी तरह से यहाँ पर है B डॉट A। ओके, चलिए आप लिख सकते हो बच्चों BA cos थीटा, where थीटा इज एंगल बिटवीन magnetic field and area vector, theta is angle between magnetic field and area vector, right? Okay, now what if the area is irregular? So you can write for irregular area. Okay, अगर एरिया irregular है तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। ओके, एंड टोटल फ्लक्स आप लिख सकते हो समेशन ऑफ B डॉट डेल्टा A, है ना। अगर एरिया इरेगुलर है तो हम जो एरिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों का इंडिविजुअली फ्लक्स निकालेंगे B डॉट डी ए, राइट, और फिर उसको क्या करेंगे, सम कर देंगे। ओके, और अगर एरिया बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है तो ये समेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में। दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग जो आपको पता है पहले से, है ना। चलिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी ए, अगर एरिया बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है तो। ओके, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? तो ऑलरेडी हमें डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट जहाँ पे भी होता है वो क्वांटिटी कैसा होता है भाई, स्केलर होता है। तो फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। और इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो B इज टेस्ला, A इज मीटर स्क्वायर, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस यूनिट एज वेबर। क्या लिख सकते हैं इसको हम, वेबर भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन आप खुद निकालोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन कितना आ रहा है वो, ठीक है। चलिए, इतना अगर आपने समझ लिया कि फ्लक्स क्या होता है, तो अब ये सोचो कि अगर कोई भी कंडक्टर आपके पास है या कोई भी आपके पास क्लोज लूप दिया हुआ है, और अगर आप इस क्लोज लूप का फ्लक्स चेंज करना चाहते हो, अगर आप उस क्लोज लूप का फ्लक्स चेंज करना चाहते हो तो आप कितनी तरीके से कर सकते हो। देखिए बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फ्लक्स लिंक्ड विथ क्लोज्ड कॉइल कैन बी चेंज बाई, अब फ्लक्स में आपके पास क्या क्या है बच्चों, B है, A है एंड cos थीटा है। अगर आपको फ्लक्स चेंज करना है तो या तो आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो बाय चेंजिंग द फील्ड, जैसे हमने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट में किया था, है ना। हम मैग्नेट को आगे पीछे ले गए थे, मैग्नेट को कॉइल के पास लाओगे तो फील्ड स्ट्रांग होगा, मैग्नेट को कॉइल के दूर ले जाओगे तो फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा। दूसरा, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल। अब ये बहुत डिफिकल्ट है,
दिस थिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप ऐसा कोई कॉइल डिज़ाइन करो जिसका एरिया जो है वो या तो श्रिंक हो या फिर एक्सपांड हो, श्रिंक हो, एक्सपांड हो, श्रिंक हो, तो भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा इफ यू चेंज द एरिया। या तीसरा चॉइस है आपके पास थीटा, बाय रोटेटिंग द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। सो डेफिनेटली बच्चों जब कॉइल रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो जो एरिया वेक्टर है वो भी रोटेट होगा साथ में, है ना। अगर कॉइल रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर कॉइल ये एरिया वेक्टर है राइट, कॉइल को परपेंडिकुलर, अगर ये कॉइल घूमेगा तो साथ में एरिया वेक्टर भी घूमेगा, मतलब जो एंगल है वो चेंज होगा। अगर एंगल चेंज हुआ तो भी फ्लक्स जो है वो चेंज होने वाला है, राइट। सवाल अभी वहीं का वहीं अटका है कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। चलिए तो आपको ले जाता हूं मैं ईएमएफ के ऊपर, एंड दैट इज द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। भाई फैराडे ने बहुत सारे इन्वेंशन किए थे, हाँ, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा फैराडे का कौन सा लॉ है ये। फैराडे तो केमिस्ट्री में भी आया था, राइट। फैराडे एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आता है और यहाँ भी आया फैराडे। तो आपको स्पेसिफाई करना है फैराडे में आप किस लॉ की बात करो। तो वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए बच्चों, फैराडे का लॉ जो है ना आपको खाली 2 लाइन में लिखना है। पहला लाइन ऐसा कहता है कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू टाइम रेट of change of magnetic flux associated with coil, बस, राइट। कितना होगा भाई, इंड्यूस ईएमएफ होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, है ना। रेट आप ऐसे ही लिखते हो ना, फाई इज फ्लक्स, रेट मतलब डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। और यहाँ पे आप साथ में एक माइनस साइन भी लगाने वाले हो। माइनस साइन जो है ना, दिस इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, जो इसके बाद के टॉपिक में जस्ट हम सीखेंगे लेंज लॉ। ओके, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ओके, नाउ इफ देयर इज n नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल, अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो हर एक टर्न के साथ एसोसिएट फ्लक्स चेंज होगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माइनस n टाइम्स डी फाई बाई डी टी, वेयर देयर आर n नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल, फॉर n टर्न इन कॉइल। तो ये हो गया बच्चों आपका सिंपल सा फैराडे लॉ। तो आपको पूरे चैप्टर में यही करना है। इंड्यूस ईएमएफ रहेगा आपका माइनस n इंटू डी फाई बाई डी टी, वेर n इज अ नंबर ऑफ टर्न। Induced EMF is equal to minus n into d phi by dt, where n is equal to number of turn, right। phi क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहा, बी ए कॉस थीटा, और इस फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा, राइट। चलिए इतना कॉपी करिए, इसके बाद लेंस लॉ देखते हैं क्या है वो। ओके, चलिए बच्चों अब बात करते हैं इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द इंड्यूस ईएमएफ डायरेक्शन, एंड दैट इज गिवन बाय द लेंज लॉ। तो लेंज लॉ का काम क्या है, लेंज लॉ का काम है टू गिव द पोलैरिटी, इट गिव्स पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इट गिव्स पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, दैट्स द फर्स्ट थिंग। या इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी देगा आपको। चलिए स्टेटमेंट ये कहता है कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, पोलैरिटी ऑफ induced EMF is such that current produced by it oppose change in magnetic flux which caused it। समझ रहे हो स्टेटमेंट को? स्टेटमेंट को समझ रहे हो आप लोग? क्या है स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट ऐसा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ का कॉज क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो ये इंड्यूस ईएमएफ जो है ना वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को ही अपोज करेगा, राइट। उस डायरेक्शन में वो करंट प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो वापस एक बार देख लो बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ का पोलैरिटी कुछ इस तरह से होगा ताकि वो जो करंट बनाएगा, लूप के अंदर जो करंट बनेगा इंड्यूस हुआ, वो करंट क्या करेगा? अपने ही कॉज मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा, राइट। तो मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देता हूं बच्चों। इंड्यूस ईएमएफ अपोज इट्स ओन कॉज, इंड्यूस्ड ईएमएफ
अपोज इट्स ऑन कॉज। क्या करेगा? इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करेगा। चलिए एक दो एग्जांपल समझते हैं। इस एग्जांपल समझने से पहले आप कॉइल का नोटेशन समझ लो। अगर आपको एक ऐसा कॉइल दिया हुआ है, ये नोटेशन समझना बहुत जरूरी है, राइट? ओके, और अगर आप इस तरह से कॉइल को देख रहे हो, ओके, एंड यू सी दैट कि यहां से देखने पे करंट जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है। इस तरफ से कॉइल को देखने पे अगर आपको करंट ऐसे घूमता हुआ दिखा क्लॉकवाइज, समझ रहे हो, राइट? ओके, चलिए, तो अगर आपको करंट बच्चों क्लॉकवाइज घूमते हुए देखा ना, ठीक है, तो ये एंड इंडिकेट करता है साउथ एंड। देखो साउथ का एस बना, साउथ का एस बना, राइट? तो अगर व्यूअर की तरफ से देखने पे, अगर व्यूअर की तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज है, व्यूअर की तरफ से देखने पे अगर करंट क्लॉकवाइज दिखा व्यूअर को, तो व्यूअर की तरफ जो एंड बनेगा ना, समझो एंड क्यों बना भाई, यहाँ पर नॉर्थ साउथ कहाँ से आ गया? तो सिंपल सी बात है, कॉइल के अंदर करंट है एंड करंट कैरिंग कॉइल खुद बिहेव करता है एज अ मैग्नेटिक लूप, है ना? करंट कैरिंग कॉइल का खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, राइट? तो ये करंट कैरिंग लूप का जो खुद का मैग्नेटिज्म बनने वाला है, उसमें इस तरफ कौन सा एंड है? व्यूअर की तरफ साउथ एंड है, और इस तरफ कौन सा एंड है? नॉर्थ एंड है। समझ लो, राइट? चलिए अगर इससे उल्टा देखते हैं, ये कॉइल है, व्यूअर यहां से देख रहा है, और व्यूअर की तरफ से देखने पे उसको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा। कैसा दिखा उसको? करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा। अगर उसको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है। चलिए बच्चों, करंट एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन, लाइक दिस हुआ एंटी क्लॉक। चलो, तो ये कौन सा एंड बना? देखो ये आपका कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, एंड बना। तो जहां से व्यूअर देख रहा है, अगर वहां से उसको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा, तो उसकी तरफ का जो मैग्नेटिज्म का एंड बनेगा लूप का, वो नॉर्थ होगा, और अपोजिट साइड क्या होगा? साउथ होगा। चलिए, अगर आपने इतना नोटेशन समझ लिया तो अब लेंस लॉ का एग्जांपल देखते हैं एक दो, और फिर इसके पीछे का रीजन सीखेंगे, राइट? चलिए बच्चों, समझिएगा बहुत ही ध्यान से। सपोज ये एक लूप है, ओके, एंड देयर इज अ बार मैग्नेट जिसका यहाँ पे नॉर्थ एंड है, यहाँ पे साउथ एंड है, एंड आई एम ट्राइंग कि ये बार मैग्नेट को मैं पास में ले जाऊं। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ? बार मैग्नेट को पास में ले जाना। चलिए, डेफिनेटली अगर हम बार मैग्नेट को पास में ले जाएंगे तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेट पास में आ रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। तो सिंपल सा लॉजिक सोचिए बच्चों, अगर ये मैग्नेट को आप पास ले जा रहे हो तो ये लूप क्या करेगा? अपने अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा उसकी वजह से मैग्नेट के पास में आने को अपोज करेगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करेगा। इंड्यूस ईएमएफ का कॉज है मैग्नेट का पास में आना, और ये भाई मैग्नेट को पास में आने से ही अपोज करेंगे, राइट? तो क्या होगा बच्चों? ये जो आपका कॉइल है वो क्या करेगा? इट अपोज मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड्स इट। इसका मतलब क्या है? ये जो लूप है ना, वो क्या करेगा? रिपेल करेगा मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट पास में आ रहा है, वो पास में आने नहीं देगा। चलिए, रिपेल कब करेगा? रिपेल तभी करेगा जब इस तरफ का जो एंड है ना वो कैसा बने? नॉर्थ बने। इस तरफ का एंड कैसा बने? साउथ बने, राइट? तो इस तरफ से देखने पे नॉर्थ एंड बनना चाहिए। नॉर्थ एंड कब बनता है? जब करंट कैसा हो? एंटी क्लॉकवाइज, राइट? मतलब जिस तरफ आपका मैग्नेट है, जिस आपका लूप इस तरह रखा हुआ है, तो जिस तरफ आपका मैग्नेट आ रहा है ना, उस तरफ से देखने पे करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। कैसा दिखेगा करंट? आपको यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखने वाला है, इफ यू सी इट फ्रॉम दिस साइड। अगर आप यहां से देखोगे तो करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, मतलब ये वाला जो एंड है वो नॉर्थ बनेगा, ये वाला एंड जो है वो साउथ बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दो और एग्जांपल करेंगे, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। लूप लिया हमने, चलिए यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ मैग्नेट को दूर ले जाने की। सिंपल सी बात है, मैग्नेट को जब आप दूर ले जाओगे तो इसके साथ जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो इसका फ्लक्स घटने वाला है, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ अपने कॉज को अपोज करता है, राइट? अभी इंड्यूस ईएमएफ का कॉज क्या है? इंड्यूस ईएमएफ का कॉज है मैग्नेट का दूर जाना। तो ये क्या करेगा? मैग्नेट को दूर जाने से ही रोकेगा। मतलब ये क्या करेगा? मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। अगर मैग्नेट पास में आ रहा है तो ये मैग्नेट को रिपेल करेगा, अगर मैग्नेट दूर जा रहा है तो इसके अंदर जो ईएमएफ बनेगा वो मैग्नेट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, राइट? तो ये क्या करेगा? इट अपोज मोशन ऑफ मैग्नेट अवे फ्रॉम इट, राइट? इसका मतलब ये क्या करेगा? लूप जो है ना
वो अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट को, इज अट्रैक्ट मैग्नेट, ठीक है। ओके देख लो अपने कॉज को अपोज कर रहा है, यहाँ पे पास में आने का अपोजिशन, यहाँ पे दूर जाने का अपोजिशन, बराबर। मतलब क्या है समझो, अगर ये नॉर्थ हैंड है और ये लूप इसको अट्रैक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे डेफिनेटली साउथ बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ बनेगा, बिकॉज साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साउथ नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे को बच्चों अट्रैक्ट करेंगे, राइट। साउथ कब बनेगा, जब इस तरफ से देखने पे करंट कैसा हो, क्लॉकवाइज, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो इस तरफ से देखने पे करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। व्यूअर इस तरफ है अगर, या मैग्नेट की तरफ अगर व्यूअर है, तो मैग्नेट की तरफ का एंड जो है वो क्या बनेगा, साउथ बनेगा, ऑपोजिट एंड क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, एंड आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन सीखेंगे, बट पहले आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर देखते हैं कि ऐसा क्यों करना है हमें। ओके अब सवाल ये है कि लेंस ने ऐसा स्टेटमेंट दिया तो किसी ने अपोज क्यों नहीं किया, तो लेंस को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो वही देखते हैं किस तरह से लेंस ने इसको जस्टिफाई किया, राइट। सो दिस लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए समझिए बच्चों, जस्ट टेक एन एग्जांपल। सपोज देयर इज अ कॉइल एंड देयर इज अ बार मैग्नेट, लेट्स से इट इज नॉर्थ एंड इट इज साउथ एंड, एंड हम कोशिश कर रहे हैं मैग्नेट को पास में लाने की, ओके। और हमें इतना पता चल चुका है कि अगर ये पास में आ रहा है तो कॉइल उसको अपोज करेगा, इस तरफ भी नॉर्थ एंड बनेगा कॉइल का। बट अगर नॉर्थ एंड नहीं बना और अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे इफ यहाँ पे साउथ बना तो क्या होगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ north end of magnet is brought closer to the loop, okay, and if the end of loop on a side of magnet shows current in clockwise direction, राइट। क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे आपका कौन सा एंड बनेगा भाई, साउथ एंड बनेगा, है ना, तभी क्लॉकवाइज होगा ना, राइट। तो अगर मान लो कि यहाँ पे मैग्नेट को पास में हमने लाया नॉर्थ एंड को, और यहाँ पे देखने पे सपोज हमें करंट क्लॉकवाइज दिखा, मतलब इस तरफ अगर साउथ एंड बना तो क्या होगा, ओके। डायरेक्शन देन दैट एंड ऑफ कॉइल विल बिकम साउथ पोल। अब तो काम ही हो गया आपका, क्योंकि अगर यहाँ पे साउथ बना है और यहाँ पे नॉर्थ है तो साउथ तो क्या करेगा, नॉर्थ को अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब आपको तो खाली एक जेंटल पुश देके इसको छोड़ देना है। आप खाली क्या करो, थोड़ा सा पुश करके इसको छोड़ दो, अपने आप ये जो साउथ एंड बनेगा ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और मैग्नेट एक्सेलरेट होगा और यहाँ से निकल जाएगा अपने आप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साउथ एंड बना है, राइट। मतलब हमने तो कोई वर्क किया ही नहीं, हमने तो खाली इतना ही किया, और फिर बाकी काम तो लूप ने अपने आप कर लिया। समझो लॉजिक को, ओके फाइन। तो व्हाट विल हैपन, हेंस लूप अट्रैक्ट द मैग्नेट एंड accelerate it on just a gentle push to the magnet। एकदम छोटा सा पुश दे दो मैग्नेट को, अपने आप फिर ये इसको खींच लेगा। अब सुनो बच्चों, अगर ये एकदम स्पीड में यहाँ से पास होगा, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स बहुत ही क्विकली चेंज होगा। अगर फ्लक्स बहुत क्विकली चेंज हुआ तो इसके अंदर ईएमएफ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ अगर प्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर करंट बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, I2RT। समझ रहे हो आप, समझो मैंने क्या कहा। वो अगर ये यहाँ से जाते हुए एक्सेलरेट करे तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, करंट बढ़ेगा वापस, ओके। और अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है, I2RT। मतलब यहाँ पे आपको हीट एनर्जी मिला, कहाँ से आया, आपने तो यहाँ पे कोई वर्क किया नहीं है, आपने तो जस्ट एक जेंटल पुश दे दिया है, उसके सिवाय आपने तो कोई वर्क किया नहीं है, तो अपने आप ये एनर्जी आया कहाँ से, ये पॉसिबल ही नहीं है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ना वो वायलेट हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस एंड कैन नॉट बिकम साउथ, दिस हैज टू बी नॉर्थ। ये नॉर्थ एंड बनेगा, तो अगर आप चाहते हो कि इसको पास में ले जाया जाए तो ये कॉइल आने नहीं देगा उसको पास में,
तो आपको बॉडी का एफर्ट लगा के इसको पास में लाना पड़ेगा, मतलब आपको इसको ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। और आपने जो वर्क किया इसको पास में ले जाने के लिए, उस वर्क की वजह से यहाँ पे एनर्जी मिला, दैट इज ओके एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। आपकी बॉडी की एनर्जी की वजह से अगर यहाँ पे हीट एनर्जी मिला तो कोई इशू नहीं है, एनर्जी का लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, राइट। ओके, तो चलिए इसको कंक्लूड कर लेते हैं थियरी को। हैंस फ्लक्स अगर ये एक्सेलरेट हुआ तो क्या होगा, फ्लक्स लिंक विथ कॉइल changes rapidly which produce large induced EMF in turns produce energy, right। मतलब यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हुआ विदाउट एनी एनर्जी इनपुट, अगेन राइट हियर विदाउट एनी एनर्जी इनपुट। तो एनर्जी इनपुट के बिना एनर्जी आउटपुट कहां से आया, मतलब दिस वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बैंड बजा रहा है, इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया है कि यहां पर साउथ होगा वो गलत है, दैट हैज टू बी नॉर्थ एंड। हैंस इन गिवन केस face, or you can say coil facing the magnet must behave as north pole, okay। So you can say work needed to be done to bring north pole of bar magnet क्लोजर टू द कॉइल, राइट। तो ये हो गया आपका जस्टिफिकेशन ऑफ द लेंज लॉ। क्या है भाई, ये है जस्टिफिकेशन ऑफ द लेंज लॉ। इस तरह से आप लेंज लॉ को जस्टिफाई कर सकते हो, राइट। तो चलिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू हो चुका है और आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ लिए। पहला पढ़ा आपने फैराडे लॉ, सिंपल सा था फैराडे लॉ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -n इंटू d∅dt। एक आपने ये पढ़ा, और ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ, मतलब इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को क्या करता है भाई, अपोज करता है, जो आपने इस लेक्चर में पढ़ा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग।